कावड़ का महीना है, हिंदू मुसलमान फिर चर्चा में। लेकिन इसी बीच, ये संदर्भ दे रहा हूं, इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, चीन, पाकिस्तान और तुर्की भी चर्चा में है। इसका क्या कोरिलेशन है, ये भी इस एपिसोड में हम समझेंगे। चर्चा के केंद्र बिंदु में है अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जो कि न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में थे, फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। उन्होंने दावा किया है कि सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों के बारे में इनपुट दे रहा था। जब डिजी स्तर की वार्ता चल रही थी तो पाकिस्तान चीन से हमारे महत्वपूर्ण वेक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम एक सीमा पर दो विरोधियां, असल में तीन जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान अग्रिम मोर्चे पे था, चीन उसे हर संभव सहायता दे रहा था। पाकिस्तान के पास 81% सैन्य हथियार चीन के थे। एक तरह से चीन ने अपने हथियारों का परीक्षण भारत के खिलाफ किया। ये चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान उनके लिए प्रयोगशाला की तरह उपलब्ध था। तुर्की ने भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में विदेश नीति के संदर्भ में और रणनीतिक तरीके से राहुल गांधी का एक भाषण है 2022 का संसद में भाषण है, वो भी मैं जोड़ देता हूं कि जो अभी जो कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, वो बहुत पहले पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चीनियों का विजन क्लियर, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान और चीन को अलग अलग रखना है। आपने जो किया, यानी मोदी सरकार ने आपने जो किया है वो यह है कि उन्हें आपने साथ ला दिया है। आज किसी भ्रम में न रहें, उस ताकत को कम न आके जो आपके सामने या भारत के लोगों के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। 2022 में राहुल गांधी का स्टेटमेंट है और वही अब देखिए 2025 में जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो बात ये कह रहे हैं। संक्षेप में मैंने बात की, लेकिन क्या चाइना से भारत के व्यापारिक रिश्ते खत्म हो गए क्या? कोई बंदिश है? कुछ बंदिश लगा? और जो मीडिया पाकिस्तान पता नहीं कहां कहां जाके लाहौर इस्लामाबाद कब्जा कर रहा था, आखिर इस स्टेटमेंट पे ये डिबेट क्यों नहीं? धनाढ्य व्यापारी जो इस देश का बड़ा माल अपने पास रखते हैं, लूट के भी भाग जाते हैं बहुत लोग, वो लोग की चुप्पी क्यों है? चाइना के साथ क्या व्यापार बंद हुआ क्या? चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू भारत से युद्ध लड़ा, लेकिन चाइना से व्यापार बंद नहीं। लेकिन कावर में मुसलमान नहीं जा सकते। जो विवाद चल रहा है वो आप समझने की कोशिश कर ही रहे हो, इसलिए ये लिंकेज स्टैब्लिश कर रहा हूं कि बेसिकली निशाना कहीं और है, दिखाते कुछ और है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। क्या रिश्ता है इन सब में, जरा कनेक्शन क्या है, शमसुल साहब से समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर। जय भीम, जी, इनकलाब। बहुत बहुत जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया रतनलाल जी। और ये मतलब जो कुछ इस देश में और दुनिया में और इस देश के जो राष्ट्र भक्त भारत माता को पूजने वाले जो शासक हैं वो इस देश के साथ क्या कर रहे हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी शर्म आने की भी कोई हदें होती हैं तो वो पार कर गए हैं। और अम्बेडकर नामे पर मैं इस बात को बहुत बार बता चुका हूं कि इस देश की ऊंची जातियां जो इस देश के गम के अंदर जो बताती हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती और उनको ब्लड प्रेशर भी रहता है और उनकी तबीयत खराब रहती है, 18-18 घंटे काम करते हैं, वो इस देश के साथ क्या कर रहे हैं, ऊंची जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका एक उदाहरण जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो उसके सबूत में कि देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपने जिसको पूछते हैं, जिसको वो ये कहते हैं, जिसकी तस्वीर लेकर बहुत सारे आरएसएस वाले जो गवर्नर हैं वो जाके प्रोग्राम करते हैं और ये कहते हैं कि ये भारत माता ये है, इसको हम पूछते हैं। उस भारत माता के साथ ये
ऊंची जातियों के शासक वर्ग क्या कर रहे हैं, और इन्हों पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो हम एक सिलसिलेवार हमारा इतिहास की दृष्टि में हम देखेंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आपने डॉक्टर रतन लाल ने बताया कि हमारे एक बहुत बड़े सैन्य अधिकारी हैं, असल में यह है कि ये सैन्य अधिकारी शायद वो हैं जो पूरे जंग का संचालन किया था इन्होंने, और इनका नाम है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब। राहुल सिंह साहब ने बताया डॉक्टर रतन लाल ने कि फिक्की के ऑडिटोरियम में, यानी इनको डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बुलाया अपनी कॉन्फ्रेंस में, इनको होम मिनिस्टर ने अपनी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, ये पूंजीपतियों का जो सबसे बड़ा संगठन है फिक्की उसने बुलाया, और उसमें उन्होंने जो भाषण किया, ये अपने आप में एक देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारा जो जनरल है, हमारा मिलिट्री जनरल है, जो पूंजीपतियों के दरबार में हाजिर हो और वहां सारी बात बताए। तो ये उन्होंने जो बताया, मैं उनका जो बयान है उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य हमलों में बीजिंग ने भारतीय परिचालन तैनाती पर पाकिस्तान को लाइव इनपुट उपलब्ध कराए। यानी लाइव इनपुट का मतलब आप समझ लीजिए कि कहां जाकर हमला करिए, कहां पर इंडिया के जहाज हैं, कहां पर कौन सा कैंटोनमेंट है, कहां पर भारत की सेना जमा हो रही है, कहां पर भारत का एम्यूनेशन डम है, उसका लाइव उसका किया, और उसके लाइव इनपुट दिया कि यहां पर बम गिरा दीजिए, यहां पर मिसाइल मारिए। और जबकि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालित महानिदेशकों के बीच शत्रुता समाप्त करने के संबंध में बातचीत चल रही थी, और यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी बातचीत करना चाह रहे थे, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं मेरे कहने पर, मेरे मजबूर करने पर वो कर रहे थे, जब वो चल रहा था तब भी चीन जो है लाइव इनपुट दे रहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान, चीन और तुर्की को भारत के उत्तर में एक सीमा पर सामना करने वाले, यानी वो जनरल ये कह रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान के साथ हम मुकाबला नहीं कर रहे थे, बल्कि 3 विरोधी देशों के साथ मुकाबला कर रहे थे, एक टर्की था और एक चीन था। और उन्होंने बताया कि ये जो है 81%, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी है। यानी 81% जो चीन के पास हथियार हैं, जिसका उन्होंने पहलगाम में जो इस्लामिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था, उसके जवाब में जब भारत ने हमला किया, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो 81% हार्डवेयर, यानी बंदूक, तोप, मिसाइल, ये सारे जो तमाम दूसरी चीजें जो भारत पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया, या भारत के जहाजों को गिराने के लिए जो इस्तेमाल किया गया, वो 81% पाकिस्तान का जो है वो चीनी माल है। तो अब देखिए, इसमें एक टर्की का नाम आया। टर्की एक मुसलमान देश है, तो टर्की पर जो इस देश के कई बड़े मालिक हैं, जो टूरिस्ट एजेंसी चलाते हैं, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने एकदम टर्की पर सारी बुकिंग कैंसिल करा दी। हालांकि मजे की बात यह, टर्की जो है, टर्की में जो टूरिस्ट जाते हैं उनमें से 0.06% सिर्फ भारत का टूरिस्ट जाता है। भारत का टूरिस्ट तो जहां पर शाही पनीर नहीं मिले, जहां पर बटर चिकन नहीं मिले, वहां जाता नहीं है। तो वहां तो टर्की के तो अपने खाने हैं, अपनी जगह है, तो वो वहां पर उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। उससे पहले ये हमारे पड़ोसी एक देश के लिए भी एक कर चुके थे। जब भारत के साथ उसका झगड़ा शुरू हुआ, तो उन्होंने उसको सारे के सारे उसकी बुकिंग बंद कर दी थी, और ये कहा था कि ये हमारा आर्थिक जंग का हमारा तरीका है। अच्छा, लेकिन इस बीच में चीन के साथ जो ऊंची जाति के हमारे शासक हैं, ऊंची जाति का मीडिया है, ऊंची जाति के पूंजीपति हैं, ये सारे के सारे देश की संपदा पर जिनका कब्जा है, इन्होंने चीन के साथ क्या किया है, वो उसकी कहानी भी जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। 2024-25 के अंदर चीन से भारत ने जो सामान मंगवाया वो 113.5 यानी लगभग $114 खरब का मंगवाया।
114 खरब डॉलर, और ये पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा था। 2023-24 के मुकाबले में 20% ज्यादा था। और चीन को जो भारत से सामान गया वो केवल 14.3 यानी 14.5 खरब डॉलर था। तो ये लगभग 8-9% हमने सामान दिया और उन्होंने उससे 90% ज्यादा उन्होंने सामान दिया। और ये जो खसारा था, जो घाटा था चीन के साथ बिजनेस का, वो था 99.2 खरब डॉलर। 99.2 खरब डॉलर। और इसके अंदर जिन जिन चीजों के लिए उन्होंने सामान भेजा, इस पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर जरा सा हम बात कर ले। ऑटोमोबाइल, जो गाड़ी का है, जो दवाइयों की कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं, और जो चीन की जो भारत में कंपनियां हैं, आप जरा याद कीजिएगा, हमने इस पर एक किया था। बिग बास्केट, डेली हंट, हिलोफी, पेटीएम मॉल, पेटीएम, टिकट न्यू, विडोली, एक्सप्रेस बीज, स्नैपडील, जोमेटो, बाईजूस, ओला, डाउटनट, फ्लिपकार्ट, नीवो, गाना, हाइक, खाता बुक, एमएक्स प्लेयर, माई गेट, पाइन लैब्स, पॉकेट एफएम, प्रेक्टो, स्विगी, उड़ान, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मार्स प्ले, ओई रिक्शा, शेयर चैट, जेस्ट मनी। ये सारी की सारी चीनी कंपनियां, 100% चीनी मालिक हैं इनके। और उसके बाद आप जो टूरिज्म को बंद कर दे रहे हैं, उसका जरा आंकड़ा सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि 2025 के शुरू के 4 महीने में चीन के एम्बेसडर ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एम्बेसडर का नाम है स्यू फ्योंग, उन्होंने बताया कि 85,000 वीजा इशू किए गए और 85,000 लोग पिछले शुरू के 4 महीने के अंदर वो गए हैं चीन। और ये भी आप जान लीजिए कि 2023 के अंदर 1,80,000 लोग गए थे, 1,80,000 लोग गए थे, लेकिन यहां तो 4 महीने के अंदर 85,000 चले गए। कोई बाइकआउट नहीं होता है, कोई सामान बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणवादी जो है, जो ऊंची जाति के जो शासक है, जो पूंजीपति हैं, और मीडिया वालों के लिए कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये ताकतवर के आगे झुकते हैं। वो रुकने को कहता है तो ये बैठ जाते हैं, ताकतवर अगर इनको बैठने को कहता है तो ये लेट जाते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। और इतिहास का अगर आपने गवाही जानी, अगर आपने अगर सबूत चाहिए इतिहास के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी आप बाइकआउट करेंगे टर्की का, आप जो है बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन चीन जिसने 81% दिया, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं। उसके अपने बयान में अभी जो ब्रिक का बयान आया, उसके अंदर आप किसने पहलगाम कराया था, उस पर आपकी हिम्मत नहीं। आप अपने मिलिट्री ऑफिसर की बात का सम्मान नहीं करा पा रहे हैं कि चीन ने दिया था और पाकिस्तान तो उसका फ्रंट था, पाकिस्तान तो उसका मुखौटा था। और क्या ये ऊंची जाति के लोग शासक इस देश में पहली बार कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा ले जाना चाहता हूं 7वीं शताब्दी में, भारत के इतिहास में। 7वीं शताब्दी के अंदर हुआ था एक बहुत क्रिमिनल, मेंटली, मतलब जिसको आप कहेंगे मेंटली तौर पर बीमार, एक मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आया था, सिंध पर उसने कब्जा किया। वो 16-17 साल की उम्र में यहां पर आया, 16-17 साल की उम्र में यहां पर आया था। और 16-17 साल की उम्र में आकर उसने सिंध में जो एक ब्राह्मण राजा था, उसका वध किया था, और उसके सारे परिवार को कैसे गुलाम बनाकर, उनकी औरतों को, और वो कैसे उसने अपने हरम में ले जाकर फिर उसने अरब के खलीफा को पेश किया था। ये वही अरब है जिनके देशों ने मोदी जी को सबसे राष्ट्रीय सम्मान दिए हैं। उसके 100 साल के बाद शंकराचार्य निकलते हैं अपनी सेना लेकर, और वो क्या करते हैं, मैं इस किताब को फिर आपके सामने कर चुका हूं, भगवान बोध जीवन और दर्शन, धर्मानंद कोसंबी जी का। जरा सुन लीजिए, दिल मजबूत करके सुन लीजिए। मुसलमानों द्वारा सिंध और पंजाब के कुछ हिस्से पर कब्जा हो जाने के 100 बरस पीछे शंकराचार्य का उदय हुआ। उनके वेदांत का सारा लक्ष्य यही था कि शूद्र लोग वेद अध्ययन न करें। यदि कोई शूद्र वेद वाक्य सुने तो उसके कान गर्म शीशे या लाख से भर दिए जाएं। यदि वह वेद वाक्य का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट ली जाए, और यदि वह वेद मंत्र को धारण करे तो उसे मार डाला जाए। ये था उनका वेदांत।
मुसलमान विजेताओं से भी हमारे इन सनातनी बंधुओं ने कोई पाठ नहीं सीखा, बुद्ध तो उनके शत्रु ही ठहरा, अतः उससे वो क्या सीखते। ये शंकराचार्य क्या काम निकले, 10 साल इन्होंने क्या किया, वो आपने दयानंद सरस्वती का आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए कि इन्होंने 10 साल घूम घूम कर जितने बौद्ध, जैन और चारवाक से जुड़े हुए जितने वेदों के विरोधी, जिनको वो नास्तिक कहते थे, नास्तिक का मतलब धर्म विरोधी नहीं होता है, नास्तिक का मतलब होता है वेद विरोधी, उनको किस तरह से तबाह किया, मारा, किस तरह से भगाया, कत्लेआम किए। और ये स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जो ये पुरी का जो मंदिर है, ये बौद्ध मंदिर है, ये बौद्ध मंदिर है जिसका हिंदूकरण किया गया था। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों बौद्ध विहार हैं, जैन स्थल हैं, तीर्थंकरों के जो स्थल हैं, उनको आपने किया। ये शंकराचार्य क्या करने निकले? शंकराचार्य मुसलमानों से सिंध वापिस कराने के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो सेकुलर और जो वेद विरोधी जो दर्शन थे, उनको खत्म करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, और उस काम में वो सफल हुए, उस काम के अंदर वो सफल हुए। उसके बाद जरा साहब आ जाइए, जिसको हमें 1000 साल मुसलमान राज कहते हैं, 1000 साल मुसलमान राज कहते हैं। मुसलमान राज 1000 साल सारी दुनिया के इतिहास में, जब से दुनिया का इतिहास लिखने की परंपरा बनी, या हम जानते हैं जिस दुनिया के इतिहास में 1000 साल एक खास धर्म के मानने वालों ने राज किया, और वो देश उनके धर्म का अनुयायी नहीं बना, एकमात्र देश। और आरएसएस वाले चाहे जो भी कहते रहे, हिंदुत्ववादी चाहे जो भी कहते रहे कि ये मुसलमान शासक जो थे कत्लेआम कर रहे थे, रेप कर रहे थे, एक मन जनेब खाता था, एक इसमें से मुगल बादशाह जो था उसके जनेब खाने के सामने आ जाता था, तो वो यानी एक मन जनेब कितने ब्राह्मण मारे जाते होंगे, उसके बाद वो नाश्ता करता था। लेकिन क्या इसको कोई हमें बताएगा, इसका कोई जवाब देगा कि 1871-72 में लगभग 1000 साल के बाद मुसलमानों का राज जब खत्म हो चुका था, जब इस देश की जनगणना की गई, तो मुसलमानों की संख्या केवल 21.5% थी। ये 21.5% क्यों रह गई? ये देश मुसलमान क्यों नहीं हुआ था? ये इसलिए नहीं हुआ था कि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने जी मुगल शासकों से, उससे पहले गुलाम शासकों से, उससे पहले लोधी शासकों से रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया था। भारत माँ का सिंदूर इन्होंने, कोई कहते हैं कि उन्होंने भारत माता का सिंदूर मिटा दिया था। इन्होंने भारत माता के सिंदूर मिटाने वालों के साथ रिश्ते स्थापित कर लिए थे। मैं जवाब चाह रहा हूं 40 साल से जी, मतलब उसी तरह से जैसे चाइना ने उधर से एक तरह से प्रॉक्सी वार करके और पीट दिया इधर जी, लेकिन तब भी व्यापार जारी है जी। नहीं, उससे भी रतनलाल जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, उससे भी भयानक सवाल ये 1962 के अंदर चीन हमारे साथ डायरेक्ट क्या कर चुका है? वो तो प्रॉक्सी वार नहीं, वो तो हमारे सैनिकों को मार चुका है। आज भी उसका हजारों मील हमारे जमीन उसके पास है। चीन कोई पहली बार का मुजरिम थोड़ी है। चीन का जो भारत के बारे में जो उसका जो प्रोजेक्ट है, वो तो बहुत किला है। हजारों हमारे फौजियों को शहीद किया, और उसमें से 95% हिंदू थे, सिख थे। तो आप इससे बड़ा और क्या सबूत चाहते हैं? लेकिन आपने मुसलमानों के साथ ताकतवर थे, उनके आगे आपने हथियार डाल दिए, उनके रोटी बेटी का आपने रिश्ता कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? मैं फिर आपको याद कराना चाहता हूं और सीधा पूछना चाहता हूं हिंदुत्ववादियों जो क्रिमिनल्स हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि हमको बताएं कि कब शिवाजी से लड़ने औरंगजेब गया था। शिवाजी से लड़ने औरंगजेब की तरफ से गया जय सिंह 1 जय सिंह 2। महाराणा प्रताप से लड़ने अकबर कब गया? उनसे लड़ने गए उनका साला मान सिंह लड़ने गया। तमाम लड़ाइयां उसने ही लड़ी। आप ये कर रहे थे। और अभी कांवड़ियों के बीच में आप क्या कर रहे हैं? कांवड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं? वही सवाल था जी, वही सवाल था कि चीन से नफरत नहीं है, व्यापारिक संबंध है।
पाकिस्तान से नफरत है और भारत के मुसलमान से नफरत है कि यहाँ पे हम व्यापार नहीं करने देंगे। वो झटका वो बनाम हलाल भी मुसलमान हो रहा है। शासक जो रेप करते थे, जो कत्लेआम करते थे, जो मजनी ढाते थे, जो तबाही मचाते थे, क्या क्या करते थे। मैं कह रहा हूं आरएसएस वाले तुम सारा का सारा सच बोल रहे हो। हालांकि 21.5% ही मुसलमान क्या हो रहा है उसका तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन चलो हमने तुम्हारी सारी बात मान ली। उनका राज किसके कंधे पर चला, बंदूकें किनके हाथ में थी, प्रधानमंत्री कौन था औरंगजेब का, बताइए। राजा रघुनाथ कौन था? वो मुसलमान था, वो शिया था, वो सुन्नी था, वो अहमदिया था, वो कौन था हमको बताइए। और आप क्या कर रहे हैं अभी? आप जानते हैं पिछले साल कवड़ यात्रा जो थी, तो बाबा जो है जिसको प्रधानमंत्री अभी आरएसएस बनाना चाहती है, यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, वो बलात्कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कत्ल आम हो रहे हैं हिंदुओं के, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बलात्कार का कैपिटल बन जा रहा है हमारा देश, हमारा प्रांत जो है। लेकिन वहां क्या क्या उन्होंने कहा, मुसलमानों को ना नाम लिखना होगा। मुसलमानों ने हाँ सर, उनको अपनी एक मिनट, एक मिनट सर, जी वो नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अहमदिया था, इसके बाद आगे बढ़िएगा जी। हाँ जी। ये आज आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? वो मुसलमान जिनका मुसलमान राज से कोई ताल्लुक नहीं था, मुसलमान राज से तो आपका ताल्लुक था। अकबर के बाद कोई मुगल राजा जो है मुसलमान मां से नहीं है। ये जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी मां मुसलमान नहीं थी, उसकी मां हिंदू थी। और अगर आपको लगता है कि ये मैं गलत बता रहा हूं, तो आप जो आप करना चाहें आप मेरे साथ करें। आप पिछले साल आपने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया। अब इन्होंने उसका एक तरीका निकाला है। बाबा ने एक तरीका निकाला है, या बाबा ने क्या तरीका निकाला है? ऊंची जाति के जो सारे अफसर है उसको घेरे हुए हैं, जो वकील है उन्होंने बताया कि जी अब पेमेंट आप क्यूआर से करा लीजिए। पेमेंट आप क्यूआर से करा लीजिए। तो नाम आ क्यूआर से जाएगा। पेमेंट में हरिद्वार में क्या हुआ रतनलाल जी? हरिद्वार में एक चाट की दुकान है अशोक कुमार गुप्ता जी की। तो लोग चाट खाने गए, चाट खाया, तो वो क्यूआर का पेमेंट क्या किया गया कि उससे किसको पेमेंट किया गया? मुसलमान तो छुपा हुआ नहीं है, वो पकड़ ले गए। तो पता लगा कि अशोक कुमार गुप्ता जी की चाट की दुकान पर जो पेमेंट हुआ वो उनके पुराने नौकर गुलफाम के नाम पर हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब जरा ये क्यूआर पेमेंट की भी जरा समझ लें, मुसलमानों से कितनी नफरत हो समझ लें। हम लोग ओला में, हम लोग उबर में सफर करते हैं, हम लोग किसी भी दुकान पर जाते हैं, तो बहुत सारी भी क्या होता है कि कोई भी वजह हो, लेकिन दुकान का मालिक जो होता है कि आप इस पे पेमेंट कर दो। उसके बाद 4 क्यूआर रखे रहते हैं, उसके नौकर का नाम का भी रहता है, उसकी पत्नी के नाम का भी रहता है, उसके नाम का भी रहता है। आप क्यूआर कर दे, आप क्यूआर में ढूंढते हैं किसके नाम का है, उसने कहा ये क्यूआर कर दो, हम कर दो। कई बार मैं उबर के अंदर, ओला के अंदर सफर करते हुए कि वो जो जिस नाम से ड्राइवर आता है वो उस नाम का नहीं मुसलमान है, रहता और है। जी जी उस नाम का नहीं रहता है क्यूआर कोड। क्यूआर उस नाम का नहीं होता। मेरे पास 10 मैं अपने रिकॉर्ड में बता दूंगा, मुसलमान ड्राइवर है, मेवाती ड्राइवर है, लेकिन उसका मालिक जो है, गाड़ी का मालिक जो है वो हिंदू है, उसके नाम पर पेमेंट गया। हिंदू ड्राइवर है, उसका मालिक, गाड़ी का जो मालिक है वो मुसलमान है, क्यूआर उसके नाम पर गया। और मैं कहता हूँ यार तुम तो दो नाम रखे हो। वो कहते नहीं सर, मेरा अकाउंट नहीं है। तो आप इसके बावजूद आप जो करने जा रहे हैं, आप चीन का पखाना खाने को तैयार है। आप चीन के साथ आप जो है, हजारों हमारे शहीद हैं, हजारों हमारे शहीद हैं, जिसके लिए आप सुबह से शाम तक नेहरू को गाली बकते हैं। जिस गम के अंदर नेहरू की मौत हो गई, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मौत हो गई, आप उसके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, मोदी जी तो शायद चीन के बारे में जानते ही नहीं है। उन्होंने वो चीन के बारे में जो सोचने का उनका दिमाग का है, उसको बिल्कुल बाहर अलग करके रख दिया। शायद उन्होंने वो निकाल ही दिया है अपने दिमाग से। चीन का सामान लेकर आप धंधा चला रहे हैं, और ऊंची जाति के पूंजीपति, और इसमें मैं पारसी पूंजीपतियों को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि टाटा इसके अंदर बहुत बड़ा इनका हिस्सेदारी है सारी लूट के अंदर। तो ये सारी ऊंची जाति के मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता है। ऊंची जाति के सारे नेता, सारे अफसर इस पर चुप बैठे हैं। आप चीन के साथ पार्टी करेंगे और
पाकिस्तान का आप विध्वंस करेंगे, पाकिस्तान को आप खत्म करेंगे। चीन के माल के साथ आप गुलछड़े उड़ाएंगे और बांग्लादेश का कोई सामान किसी दूसरे कंटेनर के अंदर भी आ रहा है, आप उसको वापस कर देंगे। आप ये कहेंगे कि ये तो बांग्लादेश का सामान, बांग्लादेश का सामान आप अपनी यहां से गुजरने नहीं देंगे। बांग्लादेश ने तो अभी तक हमारे सिपाही नहीं मारे हैं, बांग्लादेश ने तो अभी तक हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं किया है, टर्की ने हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं किया है, चीन ने हमारे हजारों मील के इलाके पर कब्जा किया हुआ है, चीन ने हमारे हजारों सैनिकों को शहीद किया हुआ है, चीन ने 81% जो है हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, भारत को हरवाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रतन लाल नहीं कह रहे हैं, ये आपका अफसर कह रहा है। उस पर नहीं तो मुकदमा चलाओ एक देशद्रोह का कि तू ऐसी बात क्यों कह रहा है। आप पाकिस्तान की, जिसके हाथ में पाकिस्तान के जो जिनकी नकेल है पाकिस्तान की, उसके बारे में आप चुप रहते हैं। हिम्मत है अगर आप में जरी सी भी शराफत है और भारत माता की बात करने की, तुम्हें अगर तुम्हारी जरा सी रीढ़ की हड्डी है, बैन करो चीन का माल, बैन करो सब कुछ कि हम चीन से कुछ नहीं लेंगे। और आरएसएस वाले तुम कहां हो अपनी लाठियां लेकर? आरएसएस वाले पहुंचो, पहुंचो बंदरगाहों पर, पहुंचो पहुंचो पहुंचो। जो अब जो ये अडानी अंबानी वाले सारे जो चला रहे हैं जहाजों के, जो बड़े बड़े, क्या कहते हैं उसको भाई, बंदरगाह को क्या कहते हैं? पोर्ट्स जी, सी पोर्ट जो है, जाकर बंद कराओ। ये दोनों, ये अंबानी और अडानी पिछले दिनों ये बता रहे थे कि भारत को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हमारे पास हथियार हैं। तुम्हारे पास चीन की वजह से तुम्हारे पास सारी चीजें हैं। तुम्हारे पास अरब देश जो पूरा खामोश रहे पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, उनके तेल पर तुम, रिलायंस की सारी आमदनी सऊदी अरब के और कतर के तेल पर है। शर्म नहीं आती है तुमको? तुमने मुसलमानों के, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। एक कनेक्शन जरा समझिए, चीन से मोहब्बत, दोस्ती जारी है, लेकिन मुसलमान से पार्टी हो रही है। जी जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।